वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 2024 लोकसभा चुनाव का 5वां चरण संपन्न हो चुका है और ऐसे में मतदान प्रतिशत कम होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि अगर गोंडा लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 54% और कैसरगंज लोकसभा में 56% ही मतदान हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर धरातल पर नहीं दिखा। हमारे साथ तमाम ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम जिनसे भी बात करेंगे और ये टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो चुनावी मुद्दा रहा है आम जनमानस में लोगों वोटरों का, उनका क्या रहा है। हमारे बीच यहाँ पर सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो सबसे पहले हम इनके पास चलेंगे। सर बताइए कि इस बार का जो मुद्दा आम लोगों का रहा है, वोटरों का रहा है, क्या रहा है? देखिए, अगर हम गोंडा जनपद की दोनों संसदीय सीटों पे अगर बात करें, गोंडा और कैसरगंज में मुद्दा तो इस बार लग रहा था कि राम मंदिर मुद्दा होगा, लेकिन जो मुद्दा तो इस बार चुनाव में कुछ रहा ही नहीं। ईमानदारी से जो अगर एनालिसिस किया जाए और जो समीकरण निकल करके आए हैं, वो इस बार लगा है कि जो चुनाव हुआ है गोंडा संसदीय सीट का 5 विधानसभाओं में, वो जाति पर आधारित मतदान हुआ है और लोगों ने ये देखा है कि किस जातीय समीकरण के हिसाब से मतदान किया है। बाकी मुद्दा तो इस बार गायब रहे। जो बुनियादी चुनावी मुद्दे हुआ करते थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, इसकी पूरे चुनाव में न तो किसी जनप्रतिनिधि ने चर्चा की और न ही किसी उनके जो समर्थक रहे क्षेत्र में जाकर के चुनाव में जो जाते थे, उनके द्वारा कभी इस पे किसी ने वोट नहीं मांगा। तो क्या कहते हैं, जिस तरीके से तमाम ऐसे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा था कि बाबरी ताला तैयार है, राम मंदिर मुद्दा है, जो बीजेपी तमाम इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन इसका असर यहाँ आम जनमानस में देखने को नहीं मिला। शायद यही वजह रही है कि मतदान प्रतिशत जो है वो पूरी तरह से कम रहा। हाँ, निश्चित रूप से जो गोंडा जिला प्रशासन है वो पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था उसमें मतदान प्रतिशत को देखते हुए इस बार काफ़ी प्रयास किया गया था कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता घोषित किए जाने के तत्काल बाद से कार्यक्रम बना करके और स्वीप एक्टिविटीज को शुरू कर दिया गया था। जिला प्रशासन का निश्चित रूप से बहुत प्रयास रहा, इसमें दो राय नहीं, लेकिन जिनको वोट करना था उनके अंदर कोई उत्साह नहीं था। खास बात यह कि अगर गोंडा संसदीय सीट की बात करें तो एक तो जो यहाँ के सांसद जो थे वो 2 बार पहले रह चुके थे, 2 बार फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रहे, तीसरी बार फिर पार्टी को उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा। तो लगातार 3 बार किसी क्षेत्र से लड़ना और निश्चित रूप से बहुत स्वाभाविक हो जाता है, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, तो रहना स्वाभाविक है। लेकिन गोंडा के जो सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उनके साथ में थोड़ा सा जो ड्रॉबैक और है, जो उनके ऊपर बड़ा आरोप लगता रहा है कि साहब वो क्षेत्र में रहते नहीं हैं, मतदाताओं से उनका जो मुलाकात का है वो क्रम बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वो राजघराने से बिलोंग करते हैं और निश्चित रूप से भाई राजा महाराजा हैं, तो उनका जो परिवेश है, जो रहन सहन है, यहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो उनके बहुत अनुकूल नहीं रहता है। तो नतीजा ये होता है कि गर्मियों में वो भाग जाते हैं कहीं पहाड़ों पे, जहाँ पे कम से कम सुकून से रह सकें। जब भयंकर ठंडी आती है तब थोड़ा सा उनको कुछ से ठीक ठाक जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा ठंडी ना हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा मतदाताओं से दूर रहना इस बार उनके चुनाव को मुश्किल बनाया। और यही रहा कि जो परंपरागत वोट बीजेपी का जो माना जाता था, देखने को ये भी मिला कि वह लोग भी उत्साह के साथ मतदान केंद्र तक नहीं गए और इसका नतीजा रहा कि जो मतदान प्रतिशत का घटना। तो देख सकते हैं जनता के बीच में ना रहना कहीं ना कहीं सांसद पर भारी पड़ सकता है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि धर्म के उस पर जाति भारी पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर वर्मा वोटर ज़्यादा, गोंडा विधानसभा में वर्मा
की संख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर प्रत्याशी जो उनकी पौत्री है बेनी प्रसाद वर्मा की, वो यहाँ पर कैंडिडेट थी, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए 2009 में कुर्मी नेता थे बेनी बाबू, तो वो यहाँ पर जातीय समीकरण के आधार पर एक बार संसद के गलियारे में पहुँच चुके थे। वही वजह रही कि इस बार पीडीए का जो फार्मूला था इंडिया गठबंधन का या अखिलेश यादव का, उन्होंने उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट उतारे, जहाँ पर स्थिति कभी इस तरह की रही हो कि सामान्य हमेशा जीतते रहे हैं, ब्राह्मण या क्षत्रिय हमेशा प्रत्याशी जीतते रहे हैं। वहाँ पर एक बार चूँकि बेनी बाबू यहाँ से जीत चुके हैं और संसद में पहुँच चुके हैं, वहाँ पर एक नारा गूंजा था, जातिगत नारा था, जिसकी वजह से वो जीते थे। लेकिन अगले चुनाव में जब वो यहाँ से लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो गई, चौथे स्थान पर रहे। अब 2024 में एक बार फिर से पीडीए ने ये फार्मूला अपनाया और यहाँ पर फिर उसी जाति को, वर्मा बिरादरी को, ओबीसी को, अन्य जातियों को और जो मूल वोटर माना जाता है मुलायम सिंह यादव का या अखिलेश यादव का, कि एक यादव मुस्लिम और मतदाता या फिर जो 2 बार लगातार सांसद रहे हैं उनसे नाराज जो होगा, वो कहीं ना कहीं श्रेया को मत कर देगा या समाजवादी पार्टी के खेमे में आएगा। कांग्रेस को भी इस बार साथ लिया था, तो बहुत ज़मीनी स्थिति तो यहाँ कांग्रेस की अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 2-3% मतदान भी अधिक होता है या उनके पक्ष में होता है तो कहीं ना कहीं जीत का उनको भरोसा था। इस वजह से श्रेया को उतारा गया था और लगातार ये भी देखा गया कि कांटे की टक्कर रही, चूँकि तमाम विधानसभाएं हैं जो ओबीसी बाहुल्य हैं, क्या यूँ कह लें कि कुर्मी बाहुल्य हैं, तो वहाँ पर चाहे गौरा कह लें या मेहनौन विधानसभा है, उतरौला विधानसभा है, वहाँ पर स्थिति काफ़ी मजबूत देखी जा रही है। क्योंकि दिन भर कवरेज होता रहा रैलियाँ जनसभाओं में, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि और तीसरा कोई प्रत्याशी इस तरह का नहीं था जो वो मतों का विभाजन कर सके, इसलिए सीधी टक्कर है, तो नतीजा कुछ भी हो सकता है 4 जून को। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अगर हम जाति की बात करें, ठीक है 2009 में वो यहाँ से सांसद बने, लेकिन इसके बाद 2014 में उनकी जमानत जब्त हुई। उतरौला कहा जाता है कि वहाँ जो वर्मा बाहुल है और वहाँ सबसे अच्छा उनके तरफ से भी ये कहा जाता था कि उतरौला जो विधानसभा है वो हमारी सबसे अच्छी रहेगी, लेकिन मतदान प्रतिशत इतना कम होना उतरौला में खासतौर पर सबसे कम, क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी को इसका फायदा होगा? देखिए ये चीज़ जो देखी गई कि जैसे मुस्लिम मतदाता है, ये माना जाता है कि अगर वो है, अगर क्षेत्र में वो अगर अपने घरों में है, या जो ओबीसी मतदाता है अगर वो घरों में है, तो कहीं ना कहीं वो पहुंचता है। और दूसरा जो आपने जानकी शरण जी ने ये चीज़ का जिक्र किया कि जब प्रत्याशी मन मुताबिक नहीं होता है तो कई बार मतदान का जो प्रतिशत है वो भी कम होता है। करोड़ों रुपए खर्च हुए, हर बार ये चीज़ होती है, हर बार पैसा खर्च होता है, स्वीप पे पैसा खर्च होता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई गर्मी बहुत है। तो या तो चुनाव आयोग को कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियों में चुनाव कराना होगा कि जिससे मौसम का असर ना रहे, बारिश में बारिश होगी, ठंडी में ठंडी में लोग ये कहा जाएगा कि दिन छोटा था, मतदान जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे यहाँ नक्सल इलाकों में 1 घंटा पहले मतदान ख़त्म करना पड़ता है। तो चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा कोई उस तरह की परिस्थितियों में करे, और दूसरा ये भी सोचना होगा कि जो प्रत्याशी हो, एक बाहरी प्रत्याशी होने का कहीं ना कहीं ठप्पा लगता रहा जो श्रेया वर्मा पर। यहाँ के प्रत्याशी थे वो मिलनसार हैं कि नहीं है, मिलना है कि नहीं है, उनके जो 4 लोग हैं उनसे ही लोगों को मिलकर संतोष करना पड़ता है। तो एक मतदान का एक वो भी वजह होती है, दूसरा मौसम की वजह होती है, और तीसरा ये देखा जाता है कि शहरों में तो मतदान प्रतिशत थोड़ा सा अधिक होता है, लेकिन गांव ग्रामीण इलाकों में कोई खेती किसानी में लगा है, कोई अपने काम में लगा है, और कमोबेश लोग उस दिन हॉलीडे मान लेते हैं, छुट्टी का दिन मान लेते हैं कि अपने घरों में। सवर्ण मतदाता खासतौर से महिलाएं मतदान स्थल पर कम देखी गई, जो मत प्रतिशत कम होने का कारण रहा, और उससे फायदा। देखिए शिवानंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात करें, पीडीए की बात कर रही थी, आप तो क्षेत्र में गए हैं, तमाम आप लोगों के पास तमाम ऐसे वोटरों से मुलाकात हुई है, क्या लगता है आपको कि पीडीए में कहीं ना कहीं सवर्णों के लिए कुछ नहीं था, तो उसका असर आपको क्या देखने को मिला? देखिए सबसे पहले तो हम बता दें, जहाँ तक बात की जा रही है मुद्दे की, आपने पहला सवाल मुद्दे का किया था कि किन मुद्दों पर चुनाव हुआ। मौजूदा जो सांसद हैं वो विकास की बात कर रहे थे, जो उनसे पूछा जा रहा तो कहते जातिवाद नहीं काम करेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं जातिवाद, जातीय आंकड़ा देखकर ही श्रेया वर्मा को यहाँ से कैंडिडेट बनाया था। आम मतदाताओं से इससे मतलब नहीं था। ज़्यादातर जो कुर्मी बाहुल इलाके हैं वहाँ कुछ लोग तो खुलकर बोल रहे थे, लेकिन जो शांत वोटर हैं
जिनको सिर्फ वोट से मतलब है, कोई राजनीति नहीं, कोई कैंडिडेट से नहीं मतलब है, वो आम मतदाता शांत बैठे हुए थे, वो चुप हैं, साइलेंट हैं, वो किसकी तरफ गए हैं कुछ नहीं पता है। कुछ जो कुर्मी बिरादरी के लोग हैं श्रेया वर्मा को कह रहे थे, पीडीए जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला अपनाया था और यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट उतारा था, कहीं ना कहीं उसका फायदा लेने की कोशिश की गई है। लेकिन बीजेपी का जो मूल वोट है और बीजेपी ने जो विकास किया है, जैसे यहाँ के सांसद ओवरब्रिज की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, तो विकास तो दोनों कैंडिडेट कर रहे थे। श्रेया वर्मा भी कह रही थी कि हमारे बाबा के समय में विकास हुआ है, और राजा भैया कह रहे थे हमारे समय में विकास हुआ है। तो जनता बखूबी जानती थी कि 10 साल पहले जब उनके बाबा यहाँ पर थे तो कितना विकास किया था, और मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास हुआ। लेकिन मेन जो यहाँ पर मुद्दा कहा जाए या आम वोटर जो रहे मोदी योगी के नाम पर वोट रहा है, श्रेया वर्मा का अपना जो फार्मूला रहा, हो सकता है उनको जीत मिले। कांटे की टक्कर तो है, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं बीजेपी की जो योजनाएं हैं धरातल पर, वह महिलाओं में खासतौर से राशन योजना है, आयुष्मान कार्ड है या शौचालय है, ये इन सब योजनाओं के लिए बीजेपी की तरफ खासकर महिलाएं जो हैं वो आकर्षित दिख रही थी। 14 और 2019 का जो इलेक्शन हुआ उससे विपरीत ये इलेक्शन रहा। इस बार जातियों का जबरदस्त वर्चस्व दिखाई पड़ा और लोगों ने हर चीज से अलग इतर होके अपने जात को वोट देने की कोशिश करी है, जो दिखाई भी पड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से मत प्रतिशत कम हुआ, उसका एक कारण तो जो मेरे समझ में आया कि ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, यहाँ से बहुत लोग बाहर हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए बाहर हैं, तो काफी हद ज्यादा ही यहाँ। लेकिन जो अंडर करंट जातियों का दिखाई पड़ा वो राम मंदिर पे भी हावी होता हुआ दिखाई पड़ा और मोदी जी की योजनाओं पे भी हावी होता दिखाई पड़ा। कुछ चीजें कैसरगंज में जो अलग दिखाई पड़ी, भाजपा ने जो अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया, ब्रजभूषण सिंह के बेटे को दिया, तो यूथ में जबरदस्त आकर्षण देखने को मिला। ब्रजभूषण शरण सिंह की अपनी बनाई हुई पिच थी, उनके पूरे फील्डर भी लगे हुए थे, हर जगह लगे हुए थे। इनके बेटे को केवल बैटिंग करना था कि वो कितना ज्यादा फेस कर पाते हैं सामने वाले के बॉल को। भगत राम मिश्रा जी को समाजवादी पार्टी ने उतारा था, ब्राह्मण कैंडिडेट के हैसियत से उतारा था, लेकिन बेहद देर से उतारा, बहुत देर से, एकदम अंतिम समय में ही इनको टिकट दिया गया। क्या लगता है आपको कि देरी हो गई, प्रत्याशी को लेट में यहाँ पर टिकट फाइनल करना, वो देरी हुई, और या उसका कितना असर हुआ कि जिस तरीके से वहां पर कुछ प्रत्याशियों द्वारा ही वहां पर एक वीडियो वायरल किया गया था, एक वाद वहां फैलाया गया ब्राह्मणवाद, तो उसका कितना असर पड़ा? कोई विशेष असर तो नहीं दिखाई पड़ा उन सब चीजों का, लेकिन ये सही था कि यंगस्टर्स में बुरी तरीके से जातवाद हावी था, वो दिखाई पड़ा। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का वहां पे अपर हैंड है कैसरगंज में, और भाजपा कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। कहाँ की बात कर रहे हैं? कैसरगंज की आपने पूछा है तो कैसरगंज की। गोंडा की स्थिति क्या होगी? गोंडा में भी सेम चीज थी और जातिवाद इतनी जबरदस्त रूप से हावी था। उस जातिवाद की तोड़ के लिए अपने जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा था, तोड़ के लिए यदि वो जनता के बीच जाते, आलम ये था कि जहां जहां भी हम लोग गए, लोगों ने यही कहा कि मैंने देखा नहीं, मिलना तो दूर होता है जब देखा ही नहीं। ये इनकी मतदाताओं के प्रति उदासीनता, ये कहीं ना कहीं इनके लिए घातक साबित हो रही है और लोगों ने अपने जात को दिया है। लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे थे, जो कल दिखाई पड़ा। इसका कितना असर राम मंदिर, मोदी जी की योजनाओं का हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, जिनसे बात हुई, जो गरीब तबके के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने हमको 5 साल खिलाया है, नमक उनका खाया है और राम मंदिर हमारा बना है, तो वो दिया है। ये साइलेंट वोटर हो सकते हैं। यूथ पूरी तरीके से अपने मुद्दे को लेके बेचैन था और कहीं ना कहीं उसको ये आशंका थी कि यदि ये गवर्नमेंट फिर से अगर आ गई या ऐसे सांसद हो गए तो हमें फिर से जॉब के लिए परेशान होना पड़ेगा। वो यूथ भी शांत दिखाई पड़ा और वो कहीं ना कहीं खिन्न दिखाई पड़ा अपने जॉब को लेके कि इस गवर्नमेंट में हमारा भला नहीं हो रहा है। तो इसका खामियाजा हर जगह पे, पूरे उत्तर प्रदेश में मुझको ये चीज एहसास हो रहा है कि हर जगह कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी फिर से उतार दिए गए हैं, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है।
हमारे साथ एक और सीनियर पत्रकार एस एन शर्मा जी हैं। शर्मा जी बताइए कि क्या लगता है इस बार का मुद्दा, पहले लोग कहते थे कि मुद्दा विकास का होगा, विपक्ष ने भी कहा था कि राम मंदिर मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो तनाव में थे, इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की गई। क्या लगता है आपको कि इस बार जो मुद्दा रहा वो राम मंदिर मुद्दा हट गया, सिर्फ जातीय मुद्दा चला क्या? देखिए, अयोध्या से सटी भूमि होने के कारण से गोंडा और कैसरगंज में राम मंदिर मुद्दा तो यहाँ उसके हर मतदाताओं की रग रग में बसा हुआ है, रचा बसा है। अब इसमें ये था कि जैसे प्रत्याशियों की नीरसता, प्रत्याशी जो उतारे गए वो, जैसे गोंडा में आरोप ये था कि वो जनता से मिल नहीं पाते, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक खिन्नता बनी हुई थी कि हमसे जब बराबर मिलते नहीं हैं तो हम क्या करने वोट जाएं। और यही वजह थी कि मतदाताओं ने बाहर निकले ही नहीं ज़्यादा। यहाँ के प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रम ऐसे किए कि जिससे मतदाताओं में एक बढ़े, जागरूकता बढ़े, वो बूथों तक पहुँचे। कई योजनाएं भी उसने की प्रशासन ने, लेकिन उसकी वजह यही समझ में आता है कि चूँकि लोग प्रत्याशियों की वजह से, जैसे कैसरगंज में था कि कैसरगंज में प्रत्याशी लास्ट टाइम में घोषित किया गया, जिसको भी दोनों पार्टियों ने, जो आमने सामने दोनों हैं सपा भाजपा, उन्होंने लास्ट टाइम में प्रत्याशियों को घोषित किया और ऐसे ऐसे कैंडिडेट को दिया। पूरी पिच ब्रिजभूषण सिंह की तैयार थी कैसरगंज में, लेकिन उनके बेटे को दिया गया। तो इससे ये लगा कि सब कुछ तैयार होने के बावजूद, और मतदाताओं में ये था कि चूँकि कुछ क्षेत्रों में तो सबसे उसका खास असर ये देखा गया कि विश्वविद्यालय का मुद्दा, कि हमारे क्षेत्र में विश्वविद्यालय आना चाहिए था, और उसको लेकर के लोग इससे खिन्न थे कि इन्होंने तमाम स्कूलों खोले हैं लेकिन विश्वविद्यालय को क्यों नहीं लाया। इसको लेकर के एक बड़ा सवाल हुआ और इसको लेकर के युवाओं में बड़ी खिन्नता भी दिखी। तो कैसरगंज में अच्छा, लास्ट टाइम में कुछ ऐसे पोस्ट वायरल हो गए थे कि जिसको लेकर के, उस पोस्ट को लेकर के भी एक समाज में ये खिन्नता आ गई कि बताइए, हम लोग पिछले 2 बार से इनको मौका दे रहे हैं, इसलिए उनमें बदलाव की कि अब क्या लगता है, आप क्षेत्र में भी रहे हैं, जनता का मूड क्या रहा है कि इस जो लापरवाहियां, जो यहाँ के नाराजगी मोदी योगी से रही है या नाराजगी जो अस्थायी नेता रहे हैं उनसे रही है, और इसका सीधा प्रभाव वोटरों पर जब कितना भी मतदाताओं से पूछा गया कि क्या उनकी खिन्नता मोदी योगी को लेकर है, तो वो कहते थे कि नहीं, बिल्कुल मोदी योगी से तो हमारी कोई खिन्नता ही नहीं, लेकिन ये जो प्रत्याशी हैं हम लोगों से मिलते नहीं, ये और जो विकास काम किया, इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थों में निहित लोगों के ही यहाँ विकास किए, जबकि जो जनहित में होना चाहिए था वो विकास नहीं किया। ऐसे तमाम उन लोगों ने उदाहरण भी बताया कि मान लीजिए विश्वविद्यालय अगर गोंडा में खुल जाता, हम लोग यहाँ तमाम 900 महाविद्यालय हैं, एक विश्वविद्यालय में 450 होना चाहिए। हम लोग अवध विश्वविद्यालय से अभी भी जाना पड़ रहा है, बहराइच के लोगों को, श्रावस्ती के लोगों को, बलरामपुर के लोगों को अभी भी फैजाबाद तक हमको सफ़र करना। अगर ये चीज़ गोंडा में खुल जाता तो कम से कम रास्ता तो हमारा आधा हो जाता और गोंडा के लिए एक रोजगार के द्वार खुल जाते और यहाँ के युवाओं का भला होता। सबसे बड़ी बात ये थी। तो युवाओं की खिन्नता ये थी कि हम यहीं पर पढ़े बढ़े और हमेशा ये माननीय हमेशा दावा करते रहे कि हम आपके विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक अदद विश्वविद्यालय के लिए कोई प्रयास नहीं किया रोकने के लिए। अगर ये रोका होता तो मतदाताओं में, युवा मतदाताओं में ये एक बनता कि हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन यहाँ के चाहे गोंडा के हों या कैसरगंज के दोनों प्रत्याशियों ने ये मतलब जो भी था, चाहे सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, किसी ने कोई एक लेटर तक शासन प्रशासन को लिखना गवारा नहीं समझा। तो इसको लेकर देखिए, ये यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और मिली जुली राय ये रही कि कहीं ना कहीं जो जाति फैक्टर था उसको लेके भी चुनाव हुआ, यहाँ पर लोगों ने अपना मतदान किया। राम मंदिर मुद्दा रहा, कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर विश्वविद्यालय गोंडा को नहीं मिला उसको लेकर भी लोगों की नाराजगी रही, क्योंकि यहाँ के जो माननीय हैं इन लोगों ने प्रयास नहीं किया, इन लोगों ने पत्र नहीं लिखा, इसको लेकर भी नाराजगी देखने को मिली है। गोंडा से राजकुमार सिंह, TV9 भारतवर्ष। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।